हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आशु और आज हम डिस्कस करेंगे 12 अक्टूबर 2021 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें से दो बेस्ट इमेजेस आप यहां पे देख रहे हो। लेकिन यार बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं तो बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखियो। लेकिन आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, करियर्स क्लाउड को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन करें ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लेकिन खास बात है कि हम वो करंट अफेयर कवर कर देते हैं जो आपको हर एग्जाम में मिलेगा। यही अफेयर्स क्लाउड की खासियत है। लेकिन ये करंट अफेयर में आपको क्या मिलेगा, डेली सेक्शन, जिसमें 3 सेक्शन से अलग से होंगे, जिसमें डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स होंगे और क्विज होगा, जो कि आप डेली हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे और चेक करोगे अपने आप को कि मुझे कितना करंट अफेयर याद रह रहा है। वीकली करंट अफेयर होगा जिसमें 3 तरह के सेक्शंस होंगे, डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा और क्विज होगा। क्विज जो है वो आप हर हफ्ते हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करो और चेक करो कि यार वीक वाइज मुझे कितना करंट अफेयर याद रहता है। मंथली करंट अफेयर में आपको 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें डिटेल करंट अफेयर होगा, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की एक पीडीएफ होगी, बेस्ट 100 करंट अफेयर्स होंगे क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और पॉकेट पीडीएफ मिलेगी। इसका मतलब है 2 या 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिलेगा, ताकि जल्दी जल्दी में करंट अफेयर को रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और बेहतर करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह के टॉपिक्स की पीडीएफ दे रहे हैं। मतलब एक टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हो तो एक पीडीएफ उठाओ, उस टॉपिक को रिवाइज कर लो। और अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हो तो 3 सेक्शंस मिलेंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज। लेकिन ये तीनों सेक्शन सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से ही रिलेटेड होंगे, और जो क्विज होगा वो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आप मंथली बेसिस पे दे सकते हैं। एक आपको एग्जाम पीडीएफ मिलेगी, जिसमें आपको जितना भी पास्ट करंट अफेयर है 2021 का पुराना है, वो सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ रिवीजन के लिए है। और आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी मिल जाएगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी आपको बताए जाएंगे जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बन सकते हैं। अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट करंट अफेयर आप कर सकते हैं हमसे। हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन किसी के लिए कोई अलग अलग प्राइस नहीं ले रहे, सारी चीजें एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगी। लेकिन आपने सिर्फ हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, करियर्स क्लाउड को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन करें अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मेरे कहने से एक बार आप दोनों चेक जरूर कर लो। दोनों का प्राइस बहुत कम है, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको दे रहे हैं। लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 साल का बाय करें, क्योंकि अब अगर बाय करोगे तो 2021 का मिलेगा, अगर 1 साल का करोगे, 2 साल का करोगे 2022 का भी मिलेगा, जो कि 2022 में पहुंचने के बाद आपको बहुत ही महंगा मिलेगा। लेकिन अभी प्राइस बहुत ही कम है, आप एक बार चेक जरूर कर लो। लेकिन कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर लोगे तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा ASH10 कोड को यूज करने के बाद। तो दोस्तों, आपकी अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो इस नंबर और इस ईमेल आईडी पे हमें संपर्क कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 12 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर। लेकिन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, अभी आगे बढ़ने से पहले अभी के अभी लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने एक फ्रेंड को, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, अलग अलग जगह पे शेयर कर दो अपने दोस्तों को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, नीचे बटन जो है वो प्रेस कर दो अभी के अभी। टेलीग्राम ग्रुप को बाद में चाहे ज्वाइन कर लियो, लेकिन ज्वाइन जरूर कर लो, क्योंकि इससे आपको फायदा मिलेगा कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ शुरुआत कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पहला है कि हेनलेस पासपोर्ट इंडेक्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पासपोर्ट इंडेक्स है, वो उसमें इंडिया का स्थान जो है वो कौन सा है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का अभी का स्थान जो है वो कितना है, 90th रैंक जो है वो इंडिया का है। और 90th रैंक दोस्तों 3 कंट्रीज का है, एक इंडिया का है, एक याद रखना है तजिकिस्तान का है, और एक याद रखना है बुर्किना फासो का है। कौन सी कंट्री, बुर्किना फासो। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्रीज इंडिया के साथ हेनलेस पासपोर्ट इंडेक्स में साथ खड़ी हुई हैं। और इंडिया अपने जो ट्रेवलर्स हैं उनको 58 कंट्रीज का ही फ्री वीजा प्रोवाइड कर पाता है। मतलब आप कह सकते हो कि ऑन अराइवल वीजा जो है या विदाउट वीजा जो है वो आप 58 कंट्रीज में ही ट्रेवल कर सकते हो अगर आप इंडियन सिटीजन हो। लेकिन अगर आप जापान के सिटीजन हो, अगर आप सिंगापुर के सिटीजन हो, मतलब उन कंट्री के नागरिक हो, तो आप 192 कंट्रीज में जो है वो बिना वीजा के जा सकते हो। देखो कितनी बड़ी बात है, एक कंट्री का सिटीजन होने में डिफरेंस देखो, कि अगर जापान के नागरिक हो, सिंगापुर के नागरिक हो, तो 192 कंट्रीज में आप वीजा नहीं लोगे तो भी ट्रेवल कर सकते हो। लेकिन अगर इंडिया के नागरिक हो तो आप सिर्फ 58 मतलब 58 कंट्रीज में ही ट्रेवल कर सकते हो। लेकिन पिछली बार इंडिया का जो रैंक था वो 84th था दोस्तों। इस बार इंडिया जो है वो 6 स्थान जो है वो नीचे गिर चुका है, ये आपने याद रखना है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एक कंपनी है, हेनले एंड पार्टनर्स, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। तो वहां की ये कंपनी है, उसने ये इंडेक्स निकाला है। तो याद रखना है
जापान और सिंगापुर पहली पोजीशन पे दोनों इकट्ठे, पहली पोजीशन पे, ना कि पहली और दूसरी पे। और जापान लगातार 3 साल हो चुके हैं, 3 रैंक्स हो चुके हैं कि 3 बार लगातार जापान जो पहले स्थान पर आ रहा है। सबसे ज़्यादा फ्रीडम जो है वो अपने नागरिक को वीज़ा से रिलेटेड जो है वो जापान की तरफ से दी गई है। और ये जो रैंकिंग है वो 227 जगहों को कवर कर लेती है, मतलब इतनी डेस्टिनेशंस को कवर करता है। और 199 पासपोर्ट्स को ये आपस में आंकता है, मतलब 199 199 पासपोर्ट्स को जो वो आपस में क्या करता है, ये कंपेयर करता है। और सबसे नीचे जो कंट्री है वो कौन सी है? अफगानिस्तान है दोस्तों। सबसे नीचे जो है वो अफगानिस्तान है। इराक, सीरिया, पाकिस्तान, यमन, ये ऐसी कंट्रीज है जिनके पासपोर्ट इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तो याद रखना है, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, इंडिया का 90th रैंक है। सबसे नीचे कंट्री अफगानिस्तान है, इंडिया के साथ तजिकिस्तान और बुर्किना फासो है। पहले नंबर पे जापान और सिंगापुर इकट्ठे हैं। 192 कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं इनके लोग विदाउट वीज़ा लिए। और टोटल 199 पासपोर्ट्स को आंकता है, मतलब इतनी कंट्रीज को साथ में आंकता है। इंडिया का पहले स्थान 84 था, अब 6 स्थान नीचे गिर चुका है। कितनी चीज़ें आपने याद रखनी है इस क्वेश्चन के अंदर? बहुत सी हैं, लेकिन 90th रैंक इंडिया का भूलना नहीं है आपने। अगला क्वेश्चन आते हैं कि किसको इकोनॉमिक साइंस का नोबेल प्राइज नहीं मिला है। नॉट पूछ लिया दोस्तों, नहीं मिला है, इसका मतलब बाकी 3 को मिला है, 1 को नहीं मिला। और जो आप ये नाम देख रहे हो, एलिनोर ऑस्ट्रोम, ये वो वुमेन है जिनको सबसे पहला नोबेल इकोनॉमिक्स प्राइज मिला था। याद रखना है, नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स मिला था। ये पहली वुमेन है जिनको मिला था 2009 के अंदर। तो पहली वुमेन, ये देखो, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली औरत जिसको जो है वो नोबेल इकोनॉमिक्स प्राइज जो है वो मिला है, पीस नहीं, नोबेल इकोनॉमिक साइंस में जो है वो प्राइज मिला है 2009 में, वो पहली लेडी कौन है? एलिनोर ऑस्ट्रोम। और दूसरी क्या आपको पता है? दूसरी जो है वो 2019 में जिनको मिला था नोबेल इकोनॉमिक्स प्राइज, और वो कौन सी थी? एस्थर डफलो, जो कि अभिजीत बनर्जी की पत्नी भी हैं, एस्थर डफलो। तो याद रखना है, दूसरी वोमेन जो है वो एस्थर डफलो हैं, पहली जो है वो कौन थी? एलिनोर ऑस्ट्रोम। किसी भी तरह से इसको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बाकी जो 3 लोग आप देख रहे हो, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया रहे। बाकी जो आप ये देख रहे हो 3 नाम आपके सामने हैं, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और डब्ल्यू इम्बेंस। तो इनको मिला है इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज। और डेविड कार्ड जो है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? कनाडा से बिलोंग करते हैं। जोशुआ दी एंग्रिस्ट जो है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। और साथ में आपने याद रखना है कि जो डब्ल्यू इम्बेंस हैं, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? नीदरलैंड से। तो देखो यार, अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। और जो डेविड कार्ड है, इनको मिला है लेबर इकोनॉमिक्स को प्रमोट करने के लिए, मतलब लेबर इकोनॉमिक्स के बारे में अपनी राय देने के लिए, किस तरह से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उस तरह के डाटा के लिए जो प्राइस मिला है वो डेविड कार्ड को मिला है। और जोशुआ दी एंग्रिस्ट और डब्ल्यू इम्बेंस, इनको प्राइस मिला है किसके लिए? कैजुअल रिलेशनशिप के लिए। याद रखना है, कॉजल रिलेशनशिप इसके लिए मिला है। कॉजल रिलेशनशिप है, कैजुअल नहीं है, कॉजल रिलेशनशिप। मतलब किस तरह से आप इंडस्ट्रीज में जो है वो काम करते हैं, किस तरह से जो है वो आपस में अगर आपके रिलेशंस है तो इकोनॉमिक्स के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। तो याद रखना है दोस्तों, किस किस को मिला है, किस काम के लिए मिला है। और टोटल राशि आपको पता है हर नोबेल प्राइज की कितनी होती है? 8.5 करोड़ रुपीज, जिसमें से आधी जो है वो कौन शेयर करेगा? डेविड कार्ड शेयर करेंगे। 1/4 जो है वो जोशुआ शेयर करेंगे, 1/4 जो है वो डब्ल्यू इम्बेंस करेंगे। इसका मतलब आधी दोनों मिलके करेंगे, आधी जो है वो डेविड कार्ड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों के नाम। डेविड कार्ड आप यहाँ पे देख रहे हो, आधी राशि ये शेयर करेंगे लेबर इकोनॉमिक्स के अंदर योगदान देने के लिए। जोशुआ दी एंग्रिस्ट एंड गाइडो डब्ल्यू इम्बेंस, ये दोनों को मिला है कॉजल रिलेशंस को एनालिसिस करने में, किस तरह से जो है वो अगर आपस में रिलेशन है तो इकोनॉमिक्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उस चीज़ के बारे में इन्होंने जानकारी दी है। तो नोबेल पीस प्राइज, नोबेल फिर से दोबारा पीस जो है वो आ रहा है दिमाग में, लेकिन नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो इनको मिला है। और नोबेल प्राइज जो है वो ये कौन देता है? ये देता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी। याद रखोगे, रॉयल स्वीडिश अकेडमी जो है वो ये अवार्ड देती है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who became the first Indian woman to win a silver medal at the 2021 World Wrestling Championship? पहली इंडियन वोमेन, देखो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, और उन्होंने सिल्वर मेडल यहाँ पे जीता है, पहली इंडियन वोमेन है। इसका मतलब इससे पहले ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता गया होगा। और वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप की बात करें, देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो है वो कौन सी कंट्री की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई है, मतलब कहाँ पे हुई है। ये हुई है दोस्तों ओस्लो में, मतलब मैं कौन सी कंट्री की बात कर रहा हूँ? नॉर्वे की बात कर रहा हूँ।
और इस लेडी का नाम क्या है, अंशु मलिक, याद रखना है। ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिनको सिल्वर मेडल मिला है पूरी हिस्ट्री के अंदर इंडिया की। और ये ऐसी भी पहली आप कह सकते हो कि अभी अभी रिसेंटली इन्होंने ओलंपिक्स के अंदर भी डेब्यू किया है, ओलंपिक्स के अंदर पहली बार खेली है अंशु मलिक। और फर्स्ट वुमेन है पूरी हिस्ट्री के अंदर जिसने सिल्वर मेडल जीता है रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर इंडिया से। ये याद रखोगे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 चीजें मैंने बताई हैं आपको। और ये 17th वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप थी। जो सरिता मोर का नाम देख रहे हो ना दोस्तों, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इसी प्रतियोगिता के अंदर, ब्रॉन्ज मेडल जीता है 59 केजी कैटेगरी के अंदर। इससे पहले ब्रॉन्ज मेडल जो है वो 5 औरतें और जीत चुकी हैं, ये छठी हैं जिन्होंने ये जीता है। इससे पहले अलका तमोर जीत चुकी हैं, गीता फोगट, विनेश फोगट, आप कह सकते हो पूजा डांडा, बबीता फोगट, मतलब 3 तो फोगट फैमिली से ही हैं, और अलका तमोर हो गया, तो 5 तो हो चुकी हैं। तो छठी जो है वो हमारे पास कौन है, सरिता मोर, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी कि पहली सिल्वर मेडल जीतने वाली कौन है, अंशु मलिक है। पहली सिल्वर मेडल जीतने वाली औरत अंशु मलिक। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 17 थी, ओस्लो के अंदर हुई है, नॉर्वे में। और इससे पहले ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं 5 औरतें, इससे अब जीता है सरिता मोर ने। 6 औरतें जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। तो सुशील कुमार अभी तक के जो हैं वो ओनली इंडियन ऐसे हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियन रेसलिंग के अंदर जो है वो उसको जीता है 2010 के अंदर, मतलब गोल्ड मेडल उन्होंने जीता था वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर। ओनली इंडियन है सुशील कुमार, ये भी याद रखोगे। तो यहाँ पे देख सकते हो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुई, ओस्लो नॉर्वे के अंदर। और इसके अंदर जो है वो अंशु मलिक का नाम जो है वो आपने कभी भी नहीं भूलना, ये क्वेश्चन 101% आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। लेकिन जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं यार, लाइक जरूर करना, अभी के अभी करेंगे। शेयर करना है अपने एक दोस्त को, हमेशा कहता हूं कि अपने एक दोस्त को तो शेयर कर दिया करो, अगर ज्यादा नहीं कर पाओगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को, अभी के अभी प्रेस करोगे तभी अगला क्वेश्चन देखोगे। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है वेरी इंपॉर्टेंट में, कौन सी स्टेट है जिसने देश के मेंटोर प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया है ताकि बच्चों को जो है वो बता सके कि आगे चल के आप क्या करोगे करियर गाइडेंस के लिए। और ये स्टार्ट किया दिल्ली ने। इसके ब्रांड एम्बेसडर आपको पता है कौन है, सोनू सूद। हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कवर किया हुआ है। दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया, मतलब इसको लॉन्च जो है वो उनके वन एंड ओनली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने इसको लॉन्च किया है। और इसका मकसद यही है कि प्रॉपर बच्चों को जो है वो गाइडेंस मिल सके कि आगे जो है वो कौन सी फील्ड में वो जा सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये सिर्फ दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके लिए ही है, दिल्ली के सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन्हीं के लिए हैं। इसका मतलब जो इंटरेस्टेड सिटीजन है, कोई भी हो सकता है वो 1 से लेके 10 बच्चों को जो है वो अडॉप्ट करेगा। अडॉप्ट मतलब का है कि उनको मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि आप आगे जाके कौन सी लाइन जो है वो चूज कर सकते हो। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं रिसेंटली, सोनू सूद। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज। जो इंडिया की लार्जेस्ट नेवी की एक्सरसाइज है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है ये, जो कि फरवरी 2022 में होनी है, उसका नाम बताना है आपने। तो उसका नाम है एक्सरसाइज मिलन। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। तो एक्सरसाइज मिलन एक ऐसी एक्सरसाइज है दोस्तों जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, 46 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, और इंडिया की लार्जेस्ट नेवी की एक्सरसाइज है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। 46 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं और ये ज्यादातर जो है वो अंडमान एंड निकोबार में ही होती है एक्सरसाइज। लेकिन इस बार 2022 में ये विशाखापट्टनम में होगी। ये आपको पूछा जा सकता है, जगह पूछी जा सकती है। विशाखापट्टनम की जब बात करूंगा तो मैं कौन सी स्टेट की बात करूंगा, आंध्र प्रदेश में, क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, थोड़ी सी स्पेस ज्यादा है वहां पे, जिसके कारण इस बार विशाखापट्टनम को चुना गया। लेकिन अदरवाइज नॉर्मली ये कौन सी जगह पे होती थी, अंडमान निकोबार में ये होती थी। लेकिन साथ ही साथ आपने याद रखना है इसमें पहली बार हो रहा है कि क्वाड कंट्रीज इकट्ठी पार्टिसिपेट कर रही हैं। इकट्ठी का मतलब है कि ऐसा नहीं कि इसमें जो है वो इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने पहले पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है, यूएसए पहली बार कर रहा है। मतलब क्वाड कंट्रीज का योगदान जो है वो पहली बार इसके अंदर इकट्ठा देखने को मिलेगा। यूएसए मतलब पहली बार इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। और क्वाड कंट्रीज की इन पर्सन मीटिंग पहली बार जो है वो हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी, यूएसए में। जो बाइडन ने उसको जो है वो संबोधित किया था। अभी मोदी जी अमेरिका से लौट के आए हैं सितंबर के लास्ट वीक में, आपको पता है सब बच्चों को, तो याद रखना है इसको। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हमारे पास कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह। ये तो मेरे ख्याल से बच्चे बच्चे को याद होगा। तो एक्सरसाइज मिलन नेक्स्ट फरवरी में होगी भाई, 2022 में होगी। कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी, 46 करेंगी सर। कहाँ पे होगी, विशाखापट्टनम में होगी सर। नॉर्मली कहाँ पे होती है, नॉर्मली होती है सर अंडमान एंड निकोबार के अंदर, लेकिन अभी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में होगी। और कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी, 46। और क्वाड कंट्रीज पहले कर रही हैं। क्या क्वाड कंट्रीज ने पहले नहीं किया है सर, यूएसए पहली बार कर रहा है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो कहाँ पे हो रही है। देखो इससे पहले हम वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात कर चुके हैं
वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, जो कि कहाँ पे हुई है, ओस्लो नॉर्वे के अंदर। अभी हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। ये कहाँ पे हुई है दोस्तों, ये हुई है, याद रखोगे जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ अमेरिका के अंदर एक जगह है। तो साउथ अमेरिका के अंदर पेरिस भी नहीं आता, मॉस्को भी नहीं आता, रोम भी नहीं आता। साउथ अमेरिका के अंदर एक ही कंट्री है, लिमा, जो कि कैपिटल है कौन सी कंट्री की, पेरू की। पेरू की कैपिटल लिमा, तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। और बताना चाहूंगा जितनी भी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, टॉप पे कौन सी कंट्री है, इंडिया। देखो कितनी अच्छी बात है, प्राउड की बात है कि इंडिया ने टॉप किया है। कितने मेडल जीते हैं इंडिया ने, 43 मेडल दोस्तों टोटल जीते हैं, जिसमें से 17 गोल्ड हैं, 16 जो हैं वो सिल्वर हैं, 10 जो हैं वो ब्रॉन्ज हैं। तो आराम से याद रहेगा, गोल्ड याद कर ले, उससे एक कम सिल्वर है, और बाकी जितने रह गए वो क्या है, हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल है। और दूसरा रैंक किसका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। पहला जो है वो इंडिया का है, दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। इसने टोटल कितने मेडल जीते हैं, 21 मेडल जीते हैं। तो इंडिया के हाफ मेडल से भी कम जो है वो मेडल इन्होंने जीते हैं। तो याद रखोगे पहला स्थान इंडिया का है, और ये प्रतियोगिता कहाँ पे हुई है, लीमा पेरू के अंदर हुई है। तो अब इसमें आप कहोगे सर नाम कौन कौन से याद रखें, भाई 17 नाम तो याद नहीं कर पाओगे, तो ना ही याद रखने हैं इसमें, ना ही आपसे किसी ने पूछना है। लेकिन एक नाम याद रखोगे, किसका, धनुष श्रीकांत का। ये नाम क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर हैं दोस्तों, कहां से बिलोंग करते हैं, हैदराबाद तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। ऐसे पहले इंडियन हैं और शूटर हैं साथ में, और इवन पूरे वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट इंडियन एंड द ओनली शूटर इन द वर्ल्ड जिनको बोलने में और सुनने में दिक्कत है, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो मतलब आपने याद रखना है, नाम क्या है उनका, धनुष श्रीकांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंडियन और दी ओनली शूटर पूरे वर्ल्ड के अंदर जिनको सुनने और बोलने में दिक्कत है, मतलब आप कह सकते हो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, फिर भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर। ये नाम आपने धनुष श्रीकांत का याद रखना है, तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, हैदराबाद से। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ISSF, इसके बारे में याद रखो, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, म्यूनिच के अंदर है। म्यूनिच कहाँ पे दोस्तों, जर्मनी के अंदर। यहां पे देख सकते हो इंडिया ने टोटल कितने मेडल, 43 मेडल जीते हैं। अगला आते हैं टर्किश ग्रैंड प्रिक्स जो है वो किसने जीती, टर्की के अंदर हुई है, इसलिए इसका नाम जो है वो टर्किश ग्रैंड प्रिक्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट भी ले सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्यों, क्योंकि इसको लुइस हैमिल्टन ने नहीं जीता, इसको मैक्स वर्स्टैपन ने नहीं जीता। मैक्स वर्स्टैपन दूसरे स्थान पे थे, लुइस हैमिल्टन 5वें स्थान पे थे, काफी पीछे चले गए। सर्जियो पेरेज जो है वो जो है वो तीसरे स्थान पे थे। पहला स्थान जो है वो किसका था, वाल्टेरी बोतास का। तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा दोस्तों। टर्किश ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीती है, बहुत टाइम बाद जो है वो वाल्टेरी बोतास का नाम आया है। लास्ट टाइम रशियन ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीती थी 2020 में सितंबर में। तो अब जो है वो इन्होंने टर्किश ग्रैंड प्रिक्स जो है वो जीत ली है। लुइस हैमिल्टन काफी पीछे चले गए, 5वें स्थान पे आ चुके हैं। मैक्स वर्स्टैपन, अभी अगर पूरी अंक तालिका देखोगे पूरे 2021 की, उसमें मैक्स वर्स्टैपन टॉप पे हैं, और लुइस हैमिल्टन को पीछे छोड़ दिया, दूसरे स्थान पे हैं पूरी अंक तालिका के ऊपर 2021 में। लेकिन टर्किश ग्रैंड प्रिक्स याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें नॉर्मल विनर नहीं है। तो वो विनर है जो एक साल पहले कोई रेस जीता था। तो नाम है क्या है उनका, वाल्टेरी बोतास। याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये नाम जो है वो अपने आप में आपको पूछा जा सकता है। और मैक्स वर्स्टैपन दूसरे नंबर में है। और अगली एक्सरसाइज जो है वो होगी, मतलब अगला जो ये ग्रैंड प्रिक्स होगा वो US ग्रैंड प्रिक्स होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, टेक्सास के अंदर ये होने वाला है। 24 अक्टूबर को होगा, तो 25 अक्टूबर या 26 अक्टूबर को इस न्यूज़ को कवर करेंगे। तो आप यहाँ पे वल्टेरी बोतास को देख सकते हो, और इनका स्थान जो है वो पहला है। अगला आते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 2021 का थीम क्या है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे है कि 11 तारीख को, 11 अक्टूबर को इसको मनाया जाता है। आप कैसे याद रखोगे, अमिताभ बच्चन जी का बर्थडे होता है 11 अक्टूबर को, ये आप अच्छे से याद रख सकते हो। और वो गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत कुछ करते हैं, इसलिए आपने साथ में याद रखना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड जो है वो 2021 का कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। और इसका थीम इस बार क्या है, डिजिटल जनरेशन आर जनरेशन। तो ये मतलब आपने इसका थीम याद रखना है। और इसका यार मेन मकसद क्या हो सकता है कि जो बच्चों को ज़रूरत है किसी भी चीज़ की, उसको पूरा किया जा सके। जो वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जो गर्ल चाइल्ड है वो फेस कर रहा है, उसको हम किसी तरह से दूर कर सकें, ताकि कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना आ सके। गर्ल्स को एम्पावर किया जाए, जो बच्चे हैं गर्ल चाइल्ड हैं उनको ह्यूमन राइट्स जो हैं पूरी तरह से प्रोवाइड कर सके, ताकि वो भी आगे बढ़ सकें। तो यूनाइटेड नेशन वुमेन में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, या और यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसीज है उनका बहुत बड़ा रोल है। थीम याद रखेंगे, 11 अक्टूबर मैंने बता दिया किस तरह से याद रखना है, आराम से याद रहेगा। तो इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर 2021 को मनाया जाता है। रिसेंटली अबोल हसन बानी सदर
पास्ट अवे, उनका देहांत हो गया। वो कौन सी कंट्री के पहले प्रेसिडेंट थे? तो 1979 में कंट्री के अंदर रेवोल्यूशन हुई, उसके बाद पहले प्रेसिडेंट जो है वो ये बने थे अबोल हसन, और ये बने थे ईरान के। तो ईरान के अंदर एक रेवोल्यूशन हुई, उसके बाद जो है वो नए प्रेसिडेंट जो है वो ये बनाए गए, और बाद में 1981 में इनको हटाया गया क्योंकि पावर को गलत तरीके से यूज़ करना इन्होंने स्टार्ट किया। फिर ये कंट्री छोड़ के भाग गए थे और 88 की एज में इनका देहांत हो गया। तो याद रखना है कौन सी कंट्री की बात कर रहा हूँ, ईरान की। ईरान के अभी प्रेसिडेंट जो है वो इब्राहिम रैसी हैं, याद रखोगे, इब्राहिम रैसी। और कैपिटल जो है वो कौन सी है? तेहरान है। करेंसी जो है वो कौन सी है? रियाल है। सारी चीज़ें याद रखोगे। तो यहाँ पे आप चेहरा देख सकते हो, अबोल हसन बानिसदर, ईरान के पहले प्रेसिडेंट जो 1979 की रेवोल्यूशन के बाद बने, उनका देहांत हो गया और 1981 में इनको इम्पीच भी कर दिया गया था, हटा दिया गया था। कौन सी ऐसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज द फंडामेंटल राइट बाय द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल? तो यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट काउंसिल है, उन्होंने कहा कि भाई ये भी फंडामेंटल राइट जो है वो होना चाहिए और हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो वो है क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, ये लोगों को मिलना चाहिए। ये जो है वो हम एज ए फंडामेंटल राइट क्या करते हैं? ग्रांट करते हैं। मतलब आप लोगों को साफ सुथरा, क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट मिल सके, जहाँ पे लोग अच्छे से सांस ले सके, अच्छे से रह सके, खुश रह सकें। और इवन इन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को भी ये कहा है कि इस बात के ऊपर चर्चा की जाए ताकि सारी कंट्रीज ये प्रोवाइड कर सकें। और आपने याद रखना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि 24% डेथ्स, जो पूरे साल में जितनी डेथ्स होती हैं उसमें 24% डेथ्स जो हैं वो किसी ना किसी तरह से इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो पोल्यूशन के कारण हो, चाहे वो केमिकल एक्सपोजर हो। तो इसके कारण जो है इतनी डेथ्स हो रही हैं। तो यार रोक सकते हैं इसको। इवन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया के तो कहा हुआ है कि जो क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट अगर नहीं मिल रहा तो इसका मतलब राइट टू लाइफ जो है वो वायलेट हो रहा है, राइट टू लाइफ आपका खत्म हो रहा है, जो कि आर्टिकल 21 के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट है ये, तो याद रखना है ये सारी चीज़ें। और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का गठन जो है वो 2006 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पे है? जनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड में। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं ह्यूमन राइट काउंसिल के, वो हैं नजहत नजहत शमीम शमीम खान। नजहत शमीम खान, बहुत ही प्यारा नाम है। तो यहाँ से जो है वो आप कह सकते हो कि आपने ये चीज़ें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आते हैं कि एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है क्वेस्ट फॉर ए स्टेबल अफगानिस्तान, ए व्यू फ्रॉम ग्राउंड जीरो। मतलब एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दे रहे हैं, लोगों की बातें जो है वो लोगों से सुन के जो है वो आपको बताई जा रही हैं। तो बहुत ही फेमस ऑथर हैं, इन्होंने पहले भी एक बुक लिखी है, वो भी अफगानिस्तान से रिलेटेड है। और वो क्या है? इन सर्च ऑफ ए न्यू अफगानिस्तान। इन सर्च ऑफ ए न्यू अफगानिस्तान, न्यू अफगानिस्तान। तो ये बुक भी इन्होंने लिखी है। तो दोनों बुक्स अफगानिस्तान के बारे में, और ये लिखी है सुजीत सरकार ने। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। तो इसमें बताया गया है कि किस तरह से जो है वो पॉलिसीज जो हैं, लाइक वेस्ट की पॉलिसीज जैसे यूएसए है, यूनाइटेड किंगडम है, इनकी जो पॉलिसीज हैं उससे अफगानिस्तान किस तरह से इफेक्ट हुआ है और किस तरह से वहाँ पे आज का क्राइसिस जो है वो पैदा हुआ है। क्योंकि ज़्यादातर लोग यूएसए को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने अपनी फौज से जो है वो पहले उसको सुरक्षित रखा हुआ था, एकदम से फैसला ले लिया हटाएंगे तो तालिबान ने कैप्चर कर लिया। तो ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि किस तरह से यूएसए ने ऐसा किया, उसके पीछे क्या कारण था। क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर ये संघर्ष 20 सालों से चल रहा है, जो कि वर्ल्ड वार 2 के टाइम पीरियड से भी ज़्यादा है। क्योंकि वर्ल्ड वार 2 तो 1939 से 45 तक हुई थी, 6 साल के अंदर खत्म हो गई। 20 साल से संघर्ष चल रहे हैं यहाँ पे, तो उससे भी बड़ी लड़ाई होगी ये तो इसलिए ये बुक लिखी गई है सुजीत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, इंडिया और कौन सी कंट्री ने आपस में ट्रेन सर्विसेज को आगे बढ़ाने के बारे में जो है वो विचार किया है और उसके बारे में 2 एग्रीमेंट भी साइन कर लिए हैं, और वो कंट्री है नेपाल। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। सिंपल है, सिर्फ इतना ही याद रखें चाहे जितना लिखा हुआ है, ताकि दोनों कंट्रीज में ट्रेड तो बढ़ी सके, कल्चर जो है वो हम आपस में क्या कर सके? शेयर कर सकें, कनेक्टिविटी जो है वो रीजनल बढ़ सके ताकि लोगों का आना जाना जो है वो बढ़े, और इससे क्या होगा? हमारे आपस में संबंध भी जो है वो मजबूत होंगे। लेकिन मेन जो कारण है, अंदर का कारण क्या है कि हम चाइना को किसी तरह से रोकना चाहते हैं कि वो काठमांडू वाली साइड पे अपना रेलवे नेटवर्क इस्टेब्लिश ना कर सके। मतलब चाइना जो है वो नेपाल के साथ जो है वो अपने रिलेशन अच्छे ना कर सके, इसलिए इंडिया जो है वो इससे पहले इस रिलेशन को अच्छा करना चाहता है, चाहे हमारी तरफ से कुछ पैसा ही क्यों ना खर्च हो जाए। और इसके लिए हम 5 रेलवे लिंक जो है वो वहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे ताकि नेपाल के साथ रिलेशन अच्छे हो सके, और इसके लिए $3.15 बिलियन का एग्रीमेंट जो है वो साइन किया हुआ है। तो मतलब ये सारी चीज़ें चाइना को रोकने के लिए हैं। और नेपाल के बारे में आपको पता है, प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी हैं, और साथ में आपने याद रखना है कैपिटल जो है वो काठमांडू है, सब बच्चों को पता है। करेंसी जो है वो नेपलीज रूपी है।
तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ट्रेन सर्विसेज, और 5वीं ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप और 7th प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग थी, तो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ इतना याद रखना है ट्रेन सर्विसेज रिलेटेड एग्रीमेंट हुआ है। तो किसने एक ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्च किया जिसका नाम है इंडियन स्पेस एसोसिएशन, उसको लॉन्च कर दिया गया इस ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि स्पेस टेक्नोलॉजी को हम क्या कर सकें, आगे बढ़ा सकें। और ये लॉन्च किया है हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी ने एक प्राइवेट इंडस्ट्री बॉडी है ताकि स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा सके, और इसको लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, इंडियन स्पेस एसोसिएशन, इंडियन स्पेस एसोसिएशन। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसके, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, चाहे वो कोई प्राइवेट कंपनी है, अगर स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई बात करनी है तो किससे करनी पड़ेगी, इंडियन स्पेस एसोसिएशन से करनी पड़ेगी। मतलब कल को आपको कोई क्लियरेंस चाहिए, आपका कोई प्रोजेक्ट है स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो आपको बात किससे करनी पड़ेगी, इंडियन स्पेस एसोसिएशन से। किसके साथ मिलकर काम करेंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करेंगे। और एक तरह से आप कह सकते हो सिंगल विंडो है या एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे मैटर्स को देखेगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे तो इसका गठन कौन से ईयर में कर दिया गया था, 2019 में ही कर दिया गया था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है दोस्तों, और इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, जी नारायणन, जी नारायणन है। ये याद रखनी है, तीनों चीजें पूछा जा सकता है। और के सिवान आपको पता ही है इसरो के हेड हैं, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेंगलुरु में है। जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के हैं, और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। दोस्तों कंफ्यूज नहीं करना कभी भी इसरो और डीआरडीओ को, बहुत से बच्चे आपस में लिंक कर देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंडियन, याद रखना है, इंडियन स्पेस एसोसिएशन का उद्घाटन किया है। और इसका टैगलाइन क्या है, भूमंडल से ब्रह्मांड तक, मतलब भूमि से स्पेस तक, बिल्कुल याद रखोगे। तो नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा ने एक इंस्टीट्यूट के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ताकि वाटर मैनेजमेंट जो है वो हम कर सकें, जो हमारा सीवरेज सिस्टम है उसको हम अच्छा कर सकें। और ये किया है वॉश इंस्टीट्यूट के साथ। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। वॉश का मतलब क्या है दोस्तों, WA का मतलब है वाटर, S का मतलब है सैनिटाइजेशन या आप कह सकते हो सैनिटेशन, और H का मतलब क्या है हमारे पास, हाइजीन। मतलब वाटर, सैनिटेशन और साथ में हमारे पास क्या है, हाइजीन। ये इंस्टीट्यूट है दोस्तों जो कि आप कह सकते हो ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देगा, ताकि वो वाटर मैनेजमेंट कर सकें, वो सीवेज सिस्टम को इंप्रूव कर सकें, और जो हम कह सकते हैं कि जो हमारा वेस्ट है उसको हम क्या कर सकें, अच्छा कर सकें। तो ये वॉश इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो सबसे पहले जहां से गंगा पास करती है, मतलब गंगा बेसिन्स हैं यहाँ पे, जैसे कि यूपी है, आप कह सकते हो उत्तराखंड, उत्तराखंड से तो स्टार्ट होती है, उसके बाद यूपी में जाती है, बिहार है, ठीक है, उसके बाद जो है वो आपके पास झारखंड आ जाएगा, बंगाल है। तो इन स्टेट्स में जो सबसे पहले जो है वो इसको इम्प्रूव किया जाएगा। मतलब सिंपल है, जो इनके ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो इम्प्रूव हो सके। अगर उनकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी सर्विस देने की, तो अपने आप ही ये जितनी इम्प्लीमेंटेशन है प्रोग्राम्स की वो अच्छी हो जाएगी। तो वेस्ट वाटर को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है उसके ऊपर ये ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि हम अच्छे से अच्छे टाउन और शहर जो हैं वो बना सकें। तो सिंपल है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब आपके अंदर कैपेसिटी को बिल्ड करना है, ताकि आप जो बेहतर सुविधा जो है वो लोगों को प्रोवाइड कर सको, और वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के ऊपर काम हो सके। और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के जो डायरेक्टर जनरल है वो याद रखोगे, कौन है, राजीव रंजन। कौन है, राजीव रंजन मिश्रा। तो गवर्नमेंट ने कह दिया है कि जो इंपोर्टेड कोल होगा पावर प्लांट्स में वो मार्केट में बेचा जा सकता है। तो मतलब ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन से, पहले हम ऐसा नहीं कर सकते थे। अब अदानी जो टाटा प्लांट्स हैं वो इसका मतलब वो अपना जो इंपोर्ट किया हुआ कोल है वो यहाँ पे बेचा जा सकता है। मतलब इंपोर्ट करेंगे, बाहर से मंगवाएंगे, तो जो है वो हम उसको बेच सकते हैं। ऐसा क्यों करना पड़ा, इवन इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कोल का प्रोड्यूसर है चाइना के बाद, सेकेंड लार्जेस्ट कोल का प्रोड्यूसर है दोस्तों। और कंज्यूमर भी सेकंड लार्जेस्ट है कोल का, सबसे ज्यादा कंज्यूम भी हम करते हैं और प्रोड्यूस भी करते हैं, दूसरे नंबर पे चाइना के बाद। फिर भी कोल की प्रॉब्लम जो है इंडिया के अंदर आ चुकी है, क्योंकि 135 थर्मल पावर प्लांट है, 135 थर्मल पावर प्लांट है इंडिया के अंदर, जिसमें बहुत ज्यादा कोल जो है वो रखना पड़ता है। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 4 दिन का ही कोल रह चुका है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए आप इलेक्ट्रिसिटी से जूझ रहे हो, और इसलिए आपको जो है प्रॉब्लम आ रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल किसके अंडर आती है, यूनियन मिनिस्टर है प्रहलाद वेंकटेश जोशी, PV जोशी, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है धारवाद। धारवाद, धारवाद कहां पे दोस्तों, कर्नाटका। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक करेंगे जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ये तीनों काम यार कर दिया करो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, अभी नोटिफिकेशन वहीं पे मिलता है वीडियो कब आ रही है। और हु रिलीज्ड ए रिपोर्ट नेम्ड एज इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2021, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगी रिपोर्ट,
सेकंड मतलब दूसरी बार ये रिपोर्ट जो है वो दी गई है। इसमें बताया गया कि किस तरह से जो है वो इन्वायरमेंट को खतरा है और किस तरह से हम उसको बचा के नहीं रख पा रहे हैं। तो इसमें 30 कंट्रीज का खास तौर से जिक्र किया गया है जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो आ रही है। और ये किया है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो कि कहाँ पे है, सिडनी में है दोस्तों इसका हेडक्वार्टर। मतलब ऑस्ट्रेलिया बेस्ड ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इकोलॉजिकल रिपोर्ट जो है वो बताई है किस तरह से थ्रेट जो है वो इन्वायरमेंट को हो रहा है और हम बहुत बड़े रिस्क पे हैं। ये उन्होंने बताया अराउंड 1.3 बिलियन पीपल जो है वो बहुत ही हाई रिस्क पे हैं। मतलब लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो सकती है उनकी। आप कह सकते हो 2050 तक इस रिपोर्ट में बताया कि 50% फूड की डिमांड बढ़ जाएगी, जिससे कन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे लोगों के बीच में, इधर उधर डिस्प्लेसमेंट होगी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो अभी से हमें जो है वो संभालना होगा, अभी से हमें जो है वो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जिसमें हमारे पास पहला पॉइंट क्या कहता है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने जो है वो 8 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंट किए हैं और 5 चीफ जस्टिस बदले हैं। तो मतलब टोटल 13 हो गए दोस्तों। तो आपने यार याद नहीं रखना, मतलब 13 के 13 नाम थोड़ी याद रखोगे आप, या 8 के 8 नाम थोड़ी याद रखोगे। जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसके आसपास की स्टेट्स का याद रख लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, अपनी स्टेट का तो याद रखना ही रखना है, वो तो हर बच्चे ने रखना ही अपने स्टेट एग्जाम के लिए। तो आप वेबसाइट से चेक कर सकते हो कि कौन कौन सा है, अदरवाइज सारे याद करने की जरूरत नहीं है। तो रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर, जो कि रिलायंस इंडिया लिमिटेड की ही एक सब्सिडरी है, उसने 40% स्टेक खरीद लिया है स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर का। तो ये रिलायंस का लक्ष्य है कि हम ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करेंगे और इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ लेके जाएंगे। तो उसके ऊपर ये 40% स्टेक जो है वो खरीदा गया, ऑलमोस्ट 3000 करोड़ रुपए का खरीदा गया है। टेरिटोरियल आर्मी सेलिब्रेट्स इट्स 72nd रेजिंग डे। तो मतलब आप कह सकते हो कि टेरिटोरियल आर्मी की जो है वो स्थापना की गई थी। वैसे तो टेरिटोरियल आर्मी की जो स्थापना है वो 18 अगस्त को की गई थी, 18 अगस्त को 1948 में। लेकिन हम इसको सेलिब्रेट कब करते हैं, 9 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि जो हमारे पहले इंडियन गवर्नर जनरल थे सी राजागोपालाचारी, उन्होंने मतलब 9 अक्टूबर को जो है वो इसको पास किया था 1949 को, इसलिए 9 अक्टूबर को ही इन टेरिटोरियल आर्मी का जो है वो स्थापना दिवस मनाया जाता है। 72 रेजिंग डे जो है वो मनाया जाता है। और याद रखना है 9 अक्टूबर 1949 को पहले इंडियन गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी की तरफ से ये उद्घाटन किया गया था। और एक बात और याद रखेंगे, इसके डायरेक्टर जनरल टेरिटोरियल आर्मी के वो कौन है, प्रीत मोहिंदर सिंह, प्रीत मोहिंदर सिंह। और इसका मोटो क्या है, सावधानी व शूरता, सावधानी व शूरता। नेक्स्ट, इंडिया ने टॉप किया है मेडल टैली के अंदर, आईएसएसएफ जूनियर के अंदर मैं बता चुका हूं, जो कि कहां पे हुई थी, जो कि हुई थी पेरू लिमा के अंदर। और इंडिया और नेपाल कोलैबोरेट टू बूस्ट क्रॉस बॉर्डर ट्रेन सर्विसेज, ये भी बता चुका हूं मैं आपको। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे दोस्तों, मेंटल हेल्थ जो है वो सही रह सके, किसी भी तरह का डिप्रेशन आपने नहीं लेना। मैं बार बार ये कहता ही रहता हूं आपको कि किसी भी तरह का डिप्रेशन जो है वो आप नहीं लोगे। किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो हर चीज़ का सोल्यूशन जो है वो निकाला जा सकता है। तो सिंपल है कि अगर आप दिमाग से मजबूत हो तो आप बहुत सी चीज़ें मजबूती से कर सकते हो। और इसके लिए एक सिंबल यूज़ किया जाता है, ग्रीन रिबन, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके लिए सिंबल यूज़ किया जाता है, कौन सा रिबन, ग्रीन रिबन, ग्रीन रिबन यूज़ किया जाता है। और इसका थीम क्या रखा है दोस्तों, इसका थीम रखा है मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड, अनइक्वल वर्ल्ड। तो यार सबकी मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी होनी चाहिए। थोड़ी सी आंख बंद करके आराम किया करो ताकि आपका दिमाग जो है वो फ्रेश हो सके। और जो थॉट्स आते हैं आने दो, जाने दो, उसके बारे में फोकस मत करो, सिर्फ आंख बंद करके बैठो, 5-10 मिनट आपको आराम जरूर मिलेगा। तो 10 से 11 अक्टूबर का जो क्वेश्चन था हमारा, जो कल का क्वेश्चन था, उसको देख लेते हैं कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को कब इनकॉर्पोरेट किया गया। तो मेरे ख्याल से यार सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना जो है वो 1972 में की गई थी, ताकि लाइफ इंश्योरेंस के बिना जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनका भी इंश्योरेंस जो है वो हो सके। इसलिए जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना 1972 में की गई है। तो याद रखना है आंसर क्या होगा, इसका बी होगा। और LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना दोस्तों वो की गई है 1956 में, और इसको भी कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर ही रजिस्टर किया गया था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, वो क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से इस बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कौन सी जो है वो लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका की, ये बताना है। अब कुछ स्टैटिक जीके के ऊपर फोकस करते हैं, बैंकिंग के भी साथ साथ में चलेंगे, लेकिन वर्ल्ड की नहीं पूछ रहे, अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक कौन सी है। तो यार बता दें, सारी अफ्रीका के अंदर है, लेकिन एक बतानी है आपने जो सबसे लार्जेस्ट है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे। सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर कर दें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यार एक फ्रेंड को तो आप शेयर करोगे ही करोगे, और अभी चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और बेल बटन को प्रेस कर दो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि नोटिफिकेशन ऑफिशियल मिल सके। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से आगे बढ़ते रहो।
और हमेशा खुश रहना है। आज ही मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो खुश रहना है बिल्कुल। इसी तरह से जो है वो आप आगे बढ़ोगे और आपका हर चीज़ जो है वो जल्दी पूरी होगी अगर आप खुश रहोगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।